पिछले क्लास में हम लोग लघुत्तरीय 1, 2, 3 और 4 नंबर तक पढ़े थे। आज दीर्घोत्तरीय का 2 और 3। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लघुत्तरीय का 1 नंबर है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से नदी घाटी, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्रों में, भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे विश्व प्रसिद्ध नदी डेल्टा का विस्तार है। इसके अलावे गोदावरी, कावेरी और महानदी के मुहाने पर भी नदी डेल्टा का विकास हुआ है। इस डेल्टाई भागों में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जो कि उपजाऊ के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार इत्यादि भागों में पाए जाते हैं। इस मृदा की मुख्य फसलें गन्ना, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि हैं। दूसरा क्वेश्चन था, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि की वह विधि जिसमें खेतों को चक्राकार जुताई करके फसल उगाया जाता है, उसे समोच्च कृषि कहते हैं। यह कृषि प्रायः पर्वतीय राज्यों में अपनाई जाती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम इत्यादि राज्यों में समोच्च रेखीय कृषि अपनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि की विधि अपनाई जाती है? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि विधि अपनाई जाती है। पट्टिका कृषि विधि अपनाई जाती है। इस विधि में फसलों के बीचों-बीच घास की कई पट्टियां विकसित कर दी जाती है, जिससे तेज हवा के कारण भी मृदा अपरदित नहीं हो सकता है। इसके अलावे इसमें खेतों को अधिक दिनों तक खाली नहीं छोड़ा जाता है। अब भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की मुख्य विशेषताएं क्या है? कि यहाँ की मृदा की मुख्य विशेषता यह है, यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसमें फास्फोरस, पोटास, चूना इत्यादि की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, दलहन
धान इत्यादि की फसलें उगाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? मृदा संरक्षण क्या होता है? मिट्टी के ऊपरी परत को किसी अपर्दन कारक द्वारा अन्यत्र बहा ले जाने से रोकना। मिट्टी के ऊपरी परत, फिर समझिए, मिट्टी के ऊपरी परत को किसी अपर्दन कारक द्वारा अन्यत्र, माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा ले जाने से रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण में फसल चक्रण विधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फसल चक्रण विधि क्या होता है? फसल चक्रण विधि में एक फसल के बाद दूसरा फसल, फिर दूसरे फसल के बाद तीसरा फसल, इस तरह से फसलों को बदल बदल कर बोते हैं। यदि एक ही बार लगातार एक ही फसलों को बोने से, यदि मक्का रोप दिए फिर दोबारा मक्का भी लगा दिए कटने के बाद, तो लगातार एक ही फसल को बार बार लगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति या पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जिससे अगले वर्ष उत्पादन में कमी आ जाती है और धीरे धीरे यह अनुर्वर भी होने लगती है। इसलिए दो फसलों के बीच दलहन या तिलहन फसल लगाते हैं, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। यदि पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी तो धीरे धीरे अनुर्वर हो जाएगी और अपर्दन होने लगेगा, चाहे तेज वर्षा के द्वारा अथवा तेज हवा के द्वारा, अन्य कारणों से मृदा अपर्दित होने लगी। इसलिए मृदा अपर्दन को रोकने में फसल चक्रण विधि महत्वपूर्ण सहायता करती है। यह था लघुत्तरीय 1 से 5 तक। दीर्घोत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है, जलाक्रांता की समस्या कैसे उत्पन्न होती है और मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है? जलाक्रांता, कल भी बोले थे, वाटर लॉगिंग, अति सिंचन से जलाक्रांता की समस्या उत्पन्न होती है। अति सिंचन से जलाक्रांता की समस्या उत्पन्न होती है। हरित क्रांति के दौरान पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के किसानों ने अधिक पैदावार के कारण या अधिक पैदावार की होड़ में खेतों की अधिक सिंचाई करने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे मिट्टी में लवणीय या क्षारीय मात्रा के गुण बढ़ने लगी, जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई। अधिक लवणीय होने के कारण यह भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे मृदा का अपर्दन होने लगा। इस प्रकार जलाक्रांता के कारण मृदा अपर्दन की समस्या उत्पन्न होने लगी। अब प्रश्न संख्या 2 है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। इसका आंसर है, मृदा के ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अथवा दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, मृदा के ऊपरी परत को किसी अपरदक द्वारा या अपर्दन कारक द्वारा मृदा के ऊपरी परत को किसी अपर्दन कारक द्वारा अन्यत्र बहा ले जाने से रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा के ऊपरी परत को किसी अपर्दन कारक द्वारा अन्यत्र बहा ले जाने से रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। भारत के कई राज्यों में
भारत के कई राज्यों में मृदा अपरदन की समस्या व्याप्त है। मृदा अपरदन के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। अतः मृदा संरक्षण आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। मृदा संरक्षण के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वृक्षारोपण द्वारा। नंबर 2, वनों के संरक्षण द्वारा, वैज्ञानिक तरीके से कृषि द्वारा, समोच्च कृषि द्वारा, फसल चक्रण विधि द्वारा। पहला है वृक्षारोपण द्वारा, दूसरा वनों का संरक्षण द्वारा, तीसरा वैज्ञानिक तरीके से कृषि द्वारा, समोच्च कृषि द्वारा, फसल चक्रण विधि द्वारा। अब वृक्षारोपण द्वारा कैसे मृदा को संरक्षित किया जाता है। तो पेड़ पौधे मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी की परतों को जकड़ कर रखती है। मिट्टी के परतों को जकड़ कर रखती है, जिसके कारण तेज हवा, वर्षा, बाढ़ इत्यादि के द्वारा मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है। दूसरा है वनों का संरक्षण। मृदा संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वनों की संख्या कम होते जा रही है। जिसके कारण मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होते जा रही है। यही कारण है कि वनों को संरक्षित करके मृदा को अपरदन होने से बचाया जा सकता है। तीसरा तरीका है वैज्ञानिक तरीके से कृषि द्वारा। वैज्ञानिक तरीके से कृषि अपनाकर। तो मृदा संरक्षण में वैज्ञानिक तरीके से कृषि उपयुक्त मानी जाती है। मृदा संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीके से कृषि उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि पारंपरिक खेती से खेतों को अधिक दिनों तक खाली छोड़ना पड़ता है। पारंपरिक खेती से खेतों को अधिक दिनों तक खाली छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण मृदा अपरदन होने की संभावना बढ़ जाती है। खेत बहुत दिनों तक खाली रहेगा तो वर्षा के द्वारा या तेज हवा के द्वारा अपरदन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से ये समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। चौथा उपाय है समोच्च कृषि द्वारा। समोच्च कृषि क्या होती है? खेतों को
चक्राकार जुताई करके खेतों को चक्राकार जुताई करके कृषि की जो विधि अपनाई जाती है या खेती की जो विधि अपनाई जाती है उसे समोच्च कृषि कहते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च कृषि मृदा अपर्दन में सहायक मानी जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च कृषि मृदा अपर्दन में सहायक मानी जाती है, क्योंकि इस विधि द्वारा खेती करने से अधिक वर्षा होने पर भी मिट्टी का ऊपरी परत बहने से बच जाता है। क्योंकि पर्वतीय भागों में खेतों का आकार ढालनुमा होता है और ऐसी स्थिति में वहाँ चक्राकार खेती करके ही तेज वर्षा से मिट्टी की ऊपरी परत को बहने से रोका जा सकता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च कृषि मृदा संरक्षण में सहायक मानी जाती है। पांचवा है फसल चक्रण विधि अपनाकर। तो मृदा संरक्षण में फसल चक्रण विधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि लगातार एक ही फसल को बार बार बोने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और धीरे धीरे यह भूमि अनुर्वर होने लगती है और अनुर्वर होने से मृदा अपरदन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्रण विधि एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ये था मृदा संरक्षण पर एक निबंध। इसके बारे में डिटेल लिखना था। मृदा संरक्षण क्या है, मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं, इसको नोट कर लीजिए तब तक। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नहीं के बराबर है, अर्थात नगण्य है। क्यों? तो भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। लेकिन यहाँ अस्थायी चारागाह के लिए बहुत ही कम भूमि उपलब्ध है। जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में कुल क्षेत्रफल का मात्र 54% क्षेत्र पर ही कृषि की जाती है। देश में मात्र 20% भूभाग पर ही वन का विस्तार है, जबकि राष्ट्रीय औसत के अनुसार
33% भाग पर वन का होना आवश्यक है। 33% भाग पर वन का होना आवश्यक है। इसके अलावा भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं। भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं, जिसके कारण वे पशुओं की देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि यदि पशु के बीमार होने पर अपने आय का बहुत बड़ा अंश इलाज में खर्च कर देते हैं। अपनी आय का बहुत बड़ा अंश इलाज में खर्च हो जाते हैं, जिससे किसान के आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, अर्थात नहीं के बराबर है। प्रश्न था, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका योगदान नहीं के बराबर है, जबकि कृषि का योगदान है लगभग 14% जीडीपी में कृषि का योगदान है, लेकिन पशुधन का योगदान नहीं के बराबर है, नगण्य मीन्स नहीं के बराबर है। जबकि यहाँ एक आंकड़ा के अनुसार विश्व में सबसे अधिक पशु हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत पशुधन के मामला में सबसे विश्व में अग्रणी देशों में शामिल है, अर्थात सबसे अधिक पशु है तो भारत में ही पाया जाता है। लेकिन यहाँ अस्थायी चारागाह की कमी है। चारागाह जहाँ पशुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात पशु के लिए घास की उपलब्धता कराई जाती है, उसे कहते हैं चारागाह कहते हैं। जैसे गाय भैंस को बाहर क्या करते हैं, खाने के लिए छोड़ते हैं, अर्थात चराने के लिए, वैसे क्षेत्र को चारागाह कहते हैं। लेकिन यहाँ चारागाह की बहुत ही कम भूमि है, चारागाह के लिए बहुत ही कम भूमि है, जिसके कारण पशुधन के लिए यह भूमि पर्याप्त नहीं है। जितनी पशु है उसकी अपेक्षा यहाँ चारागाह उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भारत में वन विस्तार भी बहुत ही कम है। राष्ट्रीय औसत के अनुसार 33% भूभाग पर वन चाहिए, लेकिन यहाँ मात्र 20% भाग पर ही वन है। जबकि पशुओं को वनों से भी खाने के लिए पेड़ पौधे या घास की उपलब्धता होती है, तो वन भी काफी कम है, मात्र 20% भाग पर वन है। इसके अलावा भारत में जो भी अधिकांश किसान गरीब हैं, भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं। यही कारण है कि वे अपने पशुओं की देखभाल पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण एक बार पशु बीमार हो जाए तो उसके इलाज में उसके आय का बहुत बड़ा अंश उस पर खर्च हो जाते हैं, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, अर्थात नहीं के बराबर है। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा, इसे नोट करके अच्छा से फेयर कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए तब तक।
एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, अभी भी जो स्टूडेंट या आपके मित्र नहीं जुड़े हैं, लगभग सब विषय शुरू हो चुका है ऑनलाइन के माध्यम से। जो ही ऑफलाइन होगा फिर शुरू किया जाएगा। तब तक ऑनलाइन क्लास से हमारे चैनल प्रेम सर अलौली में जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक छात्र जुड़कर इसका लाभ प्राप्त करें।